प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हम लोगों ने अंधेरे में कविता का मूल पाठ सुना। अब ये जो कविता 8 भागों में मैंने आपको सुनाई है, मैंने इसको एक पैराग्राफ में अलग अलग 8 भागों के लिए कुछ पैराग्राफ बनाए हैं, जिसे आप ध्यान से सुने और अपनी कॉपी में नोट करें। अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहली बार कल्पना पत्रिका में 1964 में प्रकाशित हुआ, जो कि आशंका के दीप नाम से पहली बार प्रकाशित हुआ था। अंधेरे में मुक्तिबोध की यह एक लंबी कविता है। कविता 8 खंडों में विभक्त है। अंधेरे में कविता में गहनतम अंधकार है। यह अंधकार निराला की राम की शक्ति पूजा के अमानिशा से मिलता जुलता है। अंधेरा सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तित्व के अवचेतन दोनों स्तरों पर छाया हुआ है। कविता का नायक अंतर विरोध में है। एक तरफ तो नायक जिंदगी के कमरों के अंधेरों में चक्कर लगाता है, तो दूसरी तरफ वह शहर में सक्रिय गतिविधियों को देखता है। रक्त आलोक में स्नान करता हुआ पुरुष कवि की धुरी पूरी की पूरी पहचान बनाता है। रक्त आलोक में कवि अपनी परम अभिव्यक्ति पाता है। वह कवि की प्रतिभा की पूर्वावस्था है। उसमें उदात्तता नहीं है। वह फटा हुआ वस्त्र पहनता है। उसका मुख मैला है और उसके वक्ष पर वस्त्र नहीं है, घाव है। यह चित्र जीवन के संग्राम में लड़ते हुए एक व्यक्ति का है। इस व्यक्ति का चित्र राम की शक्ति पूजा में युद्ध से लौटे हुए राम के वर्णन के समान है। तो हमने ये देखा कि अंधेरे में जो कविता है, दरअसल ये राम की शक्ति पूजा और अंधेरे में व्यक्तित्व की जो खोज है, जो एक चेतन और अचेतन मन का अंधकार है, उसके स्वावलंबन की जो प्रक्रिया है, वही अंधेरे में कविता है। यह रक्त आलोक में स्नात जो पुरुष है, वह कवि से दूसरे खंड में वाचक के तौर पर मिलने आता है। वाचक उसे अपने में सने हुए सान लेना चाहता है, अपने में मिलाना चाहता है। वाचक अपनी कमजोरियों के कारण उसमें नहीं मिल पाता है। मुक्तिबोध की कविता में मध्य वर्ग खोखली कृत्रिमता से भरा हुआ है। यही मध्य वर्ग का परिचय हमें मुक्तिबोध कराते हैं। कविता का यह खंड मध्यम वर्गीय झलक को भी खोलकर सामने रख देता है। अब यह मध्यम वर्गीय जो चिंतन है, वह कवि क्या कहता है कि कविता के तीसरे खंड में आप देखेंगे कि भय और आतंक के वातावरण का प्रसार है। तीसरे खंड में क्या है? भय और वातावरण का प्रसार है, लेकिन उसके बीच में कविता कहीं है। कहीं आस्था का एक सूत्र भी झलक हमें दिखाई दे जाता है। व्यवस्था की अमानवीयता, साजिश और कवि के आस्था के बीच टकराहट से कविता में गहरी नाटकीयता पैदा हो जाती है। कविता के नायक को व्याख्यान अपना शत्रु समझती है, उसकी खोज करती है। कहने का अर्थ है कि विवेक तो कोई भी व्यवस्था बर्दाश्त नहीं करता और ना ही करना चाहती है। ये हम तीसरे खंड तक बात समझते हैं। लेकिन अगर मैं अंधेरे में कविता को एक सामान्य तौर पे देखूं, अगर जनरलाइजेशन हम लोग कर दें हिंदी भाषा और साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते, कि यह एक कविता एक कमरे में व्यक्ति जो बंद है, एक मनुष्य है जो एक कमरे में बंद है और वो अचेतन अवस्था में एक स्वप्न में चीज़ों को बुन रहा है। दरअसल इसकी जो बनावट है, यही कवि की पहली अभिव्यक्ति मिलती है। अब चौथे खंड में कवि आकर के देखिए, उसमें जो नायक है ना, वह नायक जो अंधेरे कमरे में लेटा हुआ है, जिसमें बांस मार रहा है, उसका नायक सोचता क्या है। चौथे खंड में काव्य का नायक अपने ही चारों तरफ से घिरा हुआ पाता है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि अंधेरे में कविता के लिए आप ये मान लीजिए कि कमरे में आपके उमस बहुत है और आपके पास बिस्तर नहीं है। नंगी शरीर से आप क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। कविता एक जगह पे लेटे हुए हैं और कल्पना के आलोक में आपका मस्तिष्क भ्रमण कर रहा है। और कैसे कर रहा है कि हर चीज़ को वह एक परछाई महसूस कर रहा है और उस परछाई से भयंकर मालूम पड़ती है उसे। कवि कविता के बीच बीच में मध्यम वर्ग की इस भावात्मक जो चेहरा है, इसकी आलोचना भी करने लगता है। अब यह जो आलोचना करता है, यही कविता के मुक्तिबोध की कविता के आंतरिक परत है।
जब कवि यथार्थ में भावात्मकता को पिरोने की कोशिश करता है। दरअसल बाह्य संसार के यथार्थ को दोनों स्तरों पर सक्रिय कर देती है कविता, शब्द के अर्थ और अर्थ के स्तर पर भी। कविता के इस अंश में भी वह देखता है कि उसका नायक अभी भी बहुत बेचैन है। इसी प्रकार हम 5वें खंड में देखते हैं कि कविता में मन की आंतरिक दशाओं का वर्णन है। हमने देखा था खंड 5, हमने देखा कि कविता में जो नायक है वो मन की आंतरिक दशाओं का वर्णन करता है। कवि के आंतरिक भाव लहर के रूप में उसके मस्तिष्क में हलचल मचाने लगते हैं। कवि का मनोभाव और अनुभव दोनों को मिलाकर काव्य की रचना कर देते। इसका मतलब यह हुआ कि जो 5वां खंड है, कवि और उस चरित्र से जो कथानक है वो संवाद कर रहा है, और ये संवाद आंतरिक और बाह्य दोनों दिशाओं में चल रहा है। कविता के 6ठे भाग में नाटक की तरह कविता में सीन बदलता है। दमन चक्र का अनुभव कविता में घटित होता है। इस स्थल पर कविता में गहरा सूनापन दिखाई देता है। बीच बीच में काव्य का नायक तिलक की मूर्ति दिखाई पड़ती है। वह मूर्ति में लहूलुहान है और घायल है, लेकिन उसमें अद्भुत संकल्पना शक्ति है। अब देखिए यहाँ कवि क्या हो गया है, जो साठोत्तरी कविता की दूसरे तार सप्तक की जो एक अपनी अभिव्यक्ति व्यापक रूप से हमें दिखाई देती है कि वह लहूलुहान है और घायल है, लेकिन उसमें एक अद्भुत संकल्प शक्ति है। गांधी जी के अपना उत्तरदायित्व काव्य का नायक को सौंपते हैं। गांधी जी जो अपना उत्तरदायित्व है वो काव्य के नायक को सौंप देते हैं। यहाँ आकर काव्य का नायक सक्रियता के महत्व से परिचित होता है, बुद्धिवाद की अकर्मण्यता को खत्म कर देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एक असफल जीवन दृष्टि से काव्य का नायक मुक्त होता है। इसके बाद काव्य का नायक भीषण यातना की प्रक्रिया से गुजरता है। दमन चक्र के विचारों की सक्रियता में वो एक प्रतिबिंब बनाता है। काव्य का नायक अब अभिव्यक्ति के संपूर्ण खतरे उठाने को तैयार है। वह क्रांति के द्वारा परिवर्तन के लिए तैयार हो जाता है। कविता के 7वें खंड में काव्य का नायक दम छोड़कर भागता है। काव्य का नायक अपने वर्गीय चरित्र से परेशान है। वह पूंजीवाद को भ्रम समझता है और इस छले हुए मुक्ति होने की कोशिश करता है। यह कविता का 7वां खंड है। और जो अंतिम खंड है कविता का, वो कहता है कि कविता का जो अंतिम खंड है उसमें कवि ने क्या किया है, इस खंड में पूंजीवादी शोषण में शोषक के चेहरे को कवि ने उकेर के सामने रख दिया। और ये चेहरा है कैसा भाई, बौद्धिक वर्ग के इस शोषण में सम्मिलित होने की जो प्रक्रिया है कवि उसको स्पष्ट कर देता है। जनसंचार माध्यम इसका एक बड़ा कारण बनते हैं और कविता में जन क्रांति की आशा जगती है। संघर्ष तीव्र हो जाता है। शोषित लोगों का दुख दर्द सामूहिक रूप में रूपांतरित हो जाता है। लेकिन अंततः कविता में एकाएक स्वप्न टूटता है। पूरा का पूरा जो बनाया हुआ संसार है वो बिखर जाता है, और जब बिखरता है तो कविता के अंत में कवि जनता के बीच में जाने की आकांक्षा से अपनी अभिव्यक्ति को पाता है। वहीं से परम अभिव्यक्ति की संभव है। प्रत्येक कवि में चरित्र की गतिविधियों को देखता है और उसे जानने का प्रयत्न करता है। लेकिन यहाँ ये देखना पड़ेगा हमें कि दरअसल अंधेरे में कविता इतना नहीं है। अलग अलग आलोचकों ने, नामवर सिंह हुए, नगेंद्र हुए, रामविलास शर्मा हुए, सभी लोगों ने इसमें अपने अलग अलग विचार दिए हैं। कोई अपनी अस्मिता की खोज कहता है, कोई अंधकार से उजाले की तरफ लड़ने की बात करता है, कोई इसमें स्वयं का अनुसंधान कहता है। मैं लेकिन मानता हूँ कि अंधेरे में कविता दृष्टिकोण का अनुसंधान है। और जो दृष्टिकोण बनता है ना, यह पूंजी, शोषण और शोषित इन दोनों के बीच की जो बात निकल करके आती है ना, और दरअसल दूसरे तार सप्तक जो प्रयोगवाद, ये प्रयोग जो है ना, ये मुक्तिबोध के काव्य में हर जगह दिखाई देता है। आप देखते हैं संकेत, बिंब और प्रतीक, जिसके माध्यम से एक एक चित्र आपके सामने ऐसा लगता है जैसे एक फिल्म की तरह स्टोरी चल रही हो। लेकिन कई जगह इसकी बुनावट, कसावट कम है कथानक में।
कथानक अच्छा है तो लय में की बुनावट कम है। इस तरह हम कविता को देखते हैं कि अंधेरे में कविता व्यापक सामाजिक समूह को संप्रेषित तो करती है, लेकिन मध्यम वर्गीय चेहरे को उकेर देने का काम करते हैं। भारत का जो मध्यम वर्ग है, सबसे पहले यही समझ लीजिए कि मुक्तिबोध के संदर्भ में जो भारत का मध्यम वर्ग है वो आयातित है, वो यहाँ का मध्यम वर्ग नहीं है। सबसे पहले समझना है कि भारत में हमेशा जीवन को 4 लक्ष्य में देखा गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष में। यहाँ तो ऐसे मध्यम वर्ग की कल्पना ही नहीं की गई। यहाँ तो एक वर्ग है जो उच्च है और निम्न है, 2 ही वर्ग हैं। लेकिन ये मध्यम वर्ग की जो उपद है, ये हम देखते हैं कि नई कविता के साथ इसकी व्यापकता हमें दिखाई देती है। और कवि क्या करता है, नए बिंबों के साथ उसको प्रतिध्वनित करना चाहता है। जैसे मूर्ति है लेकिन लहूलुहान है। आप बताओ मूर्ति लहूलुहान होती है क्या? हम तो मूर्ति को आस्था विश्वास के साथ देखते हैं, उसमें अचरज नहीं देखते हैं। लेकिन कवि यहाँ प्रयोग कर रहा है, यही इसकी कल्पनाशीलता हमें पत्रकारिता की भाषा में फैंटेसी के रूप में दिखाई देते हैं। दरअसल अंधेरे की कविता ये जो आंतरिक विक्षोभ है ना, व्यक्तित्व का जो अनोखापन है ना, मैं कहूँ घुटन, त्रास, संत्रास, जैसे उमस, अब गर्मी चल रही है, आप इसको ऐसे समझ लो कि एक कमरा है, छोटा सा बंद है, जिसमें पानी रिस रहा है और आप उसमें नींद नहीं आ रही है और आप अधमरे मन से सोने की कोशिश कर रहे हो। और तब तक आपके सपने में एक छलांग लग जाता है, कभी गांधी दिखाई देते हैं, कभी मूर्ति दिखाई देते हैं, कभी उसमें गोलियां चल रही हैं, कभी उसमें जो नायक है वो जनता के बीच में घूम रहा है, गली चौहारे खोमचे पे लोगों के हालात को देख रहा है, पूरी व्यवस्था का मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहा है। तो दरअसल मुक्तिबोध ना इसमें एक व्यक्ति का चरित्र नहीं उकेरते, एक पूरे सामाजिक मध्यम वर्गीय चित्र को प्रतिबिंबित करते हैं। और कैसे करते हैं? प्रतीकों के माध्यम से। आप ये गोली चलना, अंधकार का होना, उबना, ये सारे हमारे आज़ादी के बाद के जो सपने थे, इन सपनों की टकराहट की उपज है। और आप जानते हैं कि मुक्तिबोध का जो व्यक्तित्व है पूर्णतः संघर्षशील है। तो यहाँ से हम अंधेरे की कविता को थोड़ा और आसानी से समझ सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।